गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एफ के अंदर लैंडमार्क जी जो एक आर्मी ऑफिसर है और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे तो स्पेशल फोर्स का कमांडर है, पर कुछ टाइम बाद वो अपना आर्मी का सारा वर्क छोड़ के अब अपने फैमिली के पास वापस लौट चुका था और वो अपने फैमिली बिजनेस को संभाल रहा था, माफिया वर्ल्ड को। लैंडमार्क जी बहुत पावरफुल और एक स्ट्रॉन्ग अल्फा होने के कारण उसने माफिया वर्ल्ड पे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रखा हुआ था और यहाँ पे लैंडमार्क जी की हेल्प करते थे कि तो बहुत ही खास लोग शू यांग और ने हुसैन। शू यांग एक अल्फा है, ने हुसैन एक ओमेगा है, लैंडमार्क जी भी एक डोमिनेटिंग अल्फा है। लैंडमार्क जी के बड़े भाई लैन चिचैन जो माफिया वर्ल्ड में आना नहीं चाहते थे, तब भी वेंचो और वैन लुहान जो दूसरे माफियाज थे वो उनके फैमिली पर अटैक करते ही रहते थे और इसी एक अटैक ने लैन चिचैन की और उनकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी बदल दी। दूसरी ओर वेओशान जो अपने अंकल सोंगलान और शाओ चिचैन के साथ रहता है। यहाँ पे सोंगलान एक ओमेगा है और शाओ चिचैन एक अल्फा है। वोइंग भी एक ओमेगा है। वोइंग यहाँ पे अपने अंकल के साथ जब वो 15 ईयर्स का था तब से रह रहा है। शान के 17 और 18 ईयर्स तक आते आते उसके अंकल्स अब एक्सीडेंट के कारण अब वो इस दुनिया में नहीं थे और उनका लिटिल बेबी आयुन और वेवोशान सिर्फ वही दो बचे थे। इसलिए वेवोशान पार्ट टाइम जॉब्स करता था, अपने स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था ताकि वो अपने स्कूल फीस और अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सके, क्योंकि उसे अब आयन को भी पालना था। हाँ, दूसरी तरफ वेवोशान की फैमिली यानी कि जियांग फैमिली, जहाँ पे वेवोशान हमेशा से रहता आया है। मैडम यू और मिस्टर जियांग जो दोनों ही बहुत ज़्यादा शो ऑफ में विश्वास रखते हैं। डाइनिंग टेबल पे बिल्कुल खामोश बैठेंगे, एक बहुत अच्छे मैनर्स में डिनर करेंगे और फिर शांति से अपने रूम्स में चले जाएंगे। ना कोई बातचीत, ना आई कांटेक्ट, कुछ भी नहीं। यहाँ ऐसा लगता है कि एक रूम का शेड्यूल है कि उन्हें ऐसे ज़िंदगी जीना है और ये घर नहीं, ऐसा लगता है होटल है कि वो लोग काम करके आए, घर में खाना खाया और सो गए। इसके सिवा अब कुछ काम ही नहीं बचा है। वोइंग ने और मदर्स की तरह कभी अपनी मदर को नहीं देखा, उससे प्यार से बात करते हुए, ये पूछते हुए कि उसके ग्रेड्स कैसे आ रहे हैं, क्या वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, उसका आज का पेपर कैसा गया। ना इनमें से कोई भी शब्द, सिर्फ वो बाहर लोगों को अच्छा दिखाना चाहते थे। जब वो बाहर फैमिली पार्टीज में जाते थे, उनकी मदर उनसे इतने अच्छे तरीके से बात करती थी जैसे उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। ये सब कुछ एक एक्ट की तरह लगता है जो सिर्फ कुछ टाइम के लिए। सब जानते हैं कि ये एक्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और फिर सब रियलिटी में लौट आएंगे। वोइंग ने भी अपनी लाइफ की रियलिटी अपना ली थी, इसलिए वो अपना घर छोड़ के अब वहाँ से जा चुका था और अब वो अपने अंकल के साथ रहा करता था। यहाँ पे वोइंग के फैमिली के अंदर मैडम यू, मिस्टर जियांग, जियांग यानी जो एक ओमेगा है और जियांग चैंग जो एक ओमेगा है। बाकी के कपल से हम इस कहानी के अंदर में इंट्रो लेते जाएंगे। लैंडमार्क जी, क्या तुम्हें लगता है हमें मिशन कंप्लीट कर पाएंगे? ऑफ कोर्स तुम्हें मालूम नहीं है लैंडमार्क जी, कभी भी कोई मिशन नहीं हारा और मैं अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लैंडमार्क जी अपने एक सोल्जर को कहता है और उन्हें ऑर्डर्स देता है कि तुम लोग शांति से ऐसे मूव करो। लैंडमार्क जी जहाँ अभी एक मिशन में था और उसे कुछ गैंगस्टर्स को पकड़ना था जो स्मगलिंग कर रहे थे। यहाँ पे स्मगलिंग एक आम सी चीज़ होती जा रही है, कभी कोई बॉडी सप्लाई करता है या फिर किसी ने तो बच्चों को, और कई लोग छोटी छोटी बच्चियों को सप्लाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पे बॉडी सप्लाई और ये सारी चीज़ें आम बनती जा रही है और अब ड्रग सप्लाईज के तो नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। ऐसा लगता है उन्हें कोई सिखा रहा है, इनके पीछे कोई बहुत बड़ी गैंग है, क्योंकि ये लोग पहले उतने नहीं बढ़े थे जो अब बढ़ते जा रहे हैं। किसी ने इसके ऊपर एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई थी जिसको यहाँ पे उसके सीनियर्स ने देखा बट आगे पहुँचाया नहीं गया। बड़े लोग जो अपना राज खुलने नहीं देना चाहते, वो ऐसा लगता है सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, बट हर कोई उनके हाथ की कठपुतली नहीं होता है। उस मिशन में काफ़ी ज़्यादा लोग इंजर्ड थे और यहाँ पे लैंडमार्क जी बहुत सीरियसली इंजर्ड था, बट तभी वो अपनी इंजरीज को साइड में रखते हुए पहले अपनी टीम मेंबर्स को अच्छे से रेस्क्यू करता है और उन्हें यहाँ पे अब रेस्क्यू टीम के साथ हॉस्पिटल भिजवा देता है। और लैंडमार्क जी अब अपने आप को खुद पट्टी करता है और पहले अपने सीनियर के पास जाता है, उन्हें ग्रीट करता है सब, और उसके बाद उन्हें सारी रिपोर्ट सबमिट करता है। लैंडमार्क जी ने एक और मिशन बहुत अच्छे और सक्सेसफुली विद प्रूफ सारे एविडेंस को कलेक्ट करते हुए
यहाँ पे मिशन एक और कंप्लीट कर लिया है और लैनवांगजी उसके साथ साथ उन्हें एक नोटिस भी दे देता है, जिसको देखने वो पूछते हैं ये क्या है। लैनवांगजी कहता है मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अब मैं ये सब कुछ छोड़ के अपने फैमिली के पास वापस जा रहा हूँ। मैं यहाँ से अब रिटायर होना चाह रहा हूँ। लैनवांगजी की ये बात सुन के वहाँ पे उनके सीनियर ऑफिसर समझाते हैं तुम इतने अच्छे ऑफिसर्स हो, हमारे देश को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो, तुम इसका कोई परमानेंट बताओ। हमने आज पहली बार अपने केस ऐसा देखा है कि कोई एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी तुम आर्मी ऑफिसर में है, जबकि बड़े फैमिली के लोग तो हमेशा ज़्यादातर अपने सीईओ का बिजनेस चुनते हैं या फिर कोई और काम। बट तुम्हारी फैमिली एक ऐसी थी जिसे हमने देखा है तुम्हें आर्मी ऑफिसर बनते हुए और इतनी अच्छी पोस्ट पे आते हुए, बट अब तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना क्यों है? तुम इतने अच्छे सोल्जर हो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? लैनवांगजी कहता है सर मुझे माफ़ कीजिएगा, बट मेरे घर में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं और उसके कारण मुझे अब यहाँ से जाना होगा और मैंने मेरे देश को जितना कर सकता था उतना सब किया है और मैं इसके बाद भी अपने देश को सब करते रहूँगा एक अच्छा सिटीज़न होने के नाते। लैनवांगजी ये सब कह के बाहर जा ही रहा था, पर उतने में वो बेहोश हो जाता है और उसकी टी शर्ट भी अब रेडिश होने लग गई थी, यानी कि जो उसने पट्टियाँ लगाई थी वो बिल्कुल भी अच्छे से टाइड अप नहीं थी। जी को अब इमरजेंसी के रूप में यहाँ से अब लेकर जाया जाता है हॉस्पिटल की तरफ पे। लैनवांगजी का इलाज करते हैं निमिंगजुए, जो अभी इस समय चाइना के अंदर सबसे बेस्ट डॉक्टर थे। लैनवांगजी को वो अपने पर्सनली ही जानते थे। लैनवांगजी की और उसकी फैमिली बहुत अच्छी फ्रेंड्स है। वो उसका इलाज करने के बाद उसी रूम में बैठे हुए थे और वोइंग के अंकल लैनकुरैन को सारी रिपोर्ट्स दे रहे थे कि अब लैनवांगजी की कंडीशन कैसे है। यहाँ पे लैनकुरैन कह रहे थे कि मैं जितना हो जल्दी हो सके लंदन से चाइना आने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे निमिंगजी कहते हैं अंकल आपको जैसा सही लगे आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे लैनकुरैन जो वहाँ पे अभी हॉस्पिटल के बेड पे थे, उनका डॉक्टर जो वेवोशियान है उनकी रिपोर्ट्स देख रहा था। वो उनके पास से उनका फ़ोन छीन लेता है और उसको कॉल पे कट करते हुए बोलता है कि अभी आप यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं और आप इतनी दूर सफ़र करके तो कहीं नहीं जा सकते, पहले आप अपना इलाज करवाइए उसके बाद कहीं जाना। लैनकुरैन जो एक माफिया किंग है, बट वो यहाँ पे अपने इस डॉक्टर के सामने कुछ बोल ही नहीं सकते। इस डॉक्टर के सामने ये क्या, इस दुनिया का सबसे पावरफुल माफिया किंग भी आ जाए ना, कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि ये वेवोशियान है। और अगर ये डांटने पे आया तो ये तो सबको इतने क्यूटली और प्यार से डांटता है कि कोई भी इसकी डांट सुन ले। लैनकुरैन जो वो इनको बहुत पसंद करते हैं। हाँ, डॉक्टर्स उन्हें इलाज करने से डर रहे थे, यानी उनसे कोई मिस्टेक हुई तो यहाँ पे लैनकुरैन के बॉडीगार्ड्स और उनके गैंग मेंबर्स उनको मार डालेंगे, क्योंकि लैनकुरैन जब यहाँ आए थे तो वो भी काफ़ी सीरियसली इंजर्ड थे। पर वोइंग ने बिना सब कुछ सोचे उनका इलाज किया और काफ़ी अच्छे से उनका ट्रीटमेंट किया और यहाँ पे इसलिए लैनकुरैन को वोइंग काफ़ी अच्छा लगता है। वोइंग उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस और एक डाइट प्लान बना के दे देता है कि आपको अभी ये फॉलो करना है और अभी आप 1 वीक तक कहीं नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे लैनकुरैन भी बात मान जाते हैं और लैनकुरैन अब वहाँ एप्पल खा रहे थे और वोइंग भी वहाँ बैठ गया था और लैनकुरैन पूछते हैं वोइंग तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ से चाइना क्यों नहीं जाते हो? जहाँ तक मुझे तुम्हारे स्टाफ से मालूम चला तुम्हारी फैमिली चाइना में है, तो तुम लंदन में इतनी दूर क्यों हो? क्या तुम्हें उनकी कभी याद नहीं आती? वही हंसता है और कहता है आप जानते हो जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे कोई भी अपना नहीं है। वो एक ऐसी डार्क साइड है जहाँ पे आप पूरी तरीके से अलोन हो, पर तब भी आप पागलों की तरह उस अंधेरे में भी किसी को ढूंढने की कोशिश करते हो, जबकि वहाँ एक रोशनी का अंश भी नहीं है। तो आप क्या समझोगे कि आप पागल हो या फिर आपकी उम्मीद है? लैनकुरैन कहते हैं कि वही तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें तो अब मेरे भी समझ नहीं आती है। तुम हो इतने छोटे से बट तुम्हारी बातें काफ़ी बड़ी हैं। वही हंसता है और कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा अंकल, मुझे लगा नहीं था कि आपको मेरी बातें परेशान कर देंगी। लैनकुरैन कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं। वहीं के पास तभी कॉल आता है। विंग कॉल पिक करता है। ये आयन की किंडरगार्टन से कॉल था, जहाँ पे आयन को ले जाने के लिए उनका कॉल आया था, क्योंकि वेवोशियान अभी लेट हो चुका था। वेवोशियान अब लैनकुरैन से बोलता है मैं आपसे कल मिलता हूँ, और अब वो वहाँ से निकल जाता है आयन को पिक करने के लिए। वोइंग अब आयन के पास था। यहाँ पे आयन की जो टीचर थी
वो तो विंग में फ्लर्ट मार ही जा रही थी। वो एक अल्फा है और वो विंग को बहुत टाइम से लाइक करती है। ये और कोई नहीं, वेंचिंग है। वेंचिंग विंग को बहुत टाइम से लाइक करती है और उसके साथ साथ विंग और वो पहले ऐसे फ्रेंड्स हुआ करते थे। बट अब यहाँ पे तो मामला ही गोलमोल हो चुका है। यहाँ पे हम वेंचिंग कहती है, विंग तुम कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हो ना, ऐसा लगता है आज सारी साइंस फेल हो जाएगी। यहाँ पे तुम एटम्स की पोजीशन बता ना पाओ, पर मैं तुम्हारे दिल में अपनी पोजीशन ज़रूर बता सकती हूँ। वहीं कहता है, बकवास बंद करो, तुम बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव डाल रही हो। और आयन ने अभी वहीं के पैर पकड़े हुए थे। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, डैडा यहाँ पे आपको मालूम है, पूछ रही थी क्या वो मेरी मामा बन सकती हैं या नहीं। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत चिल्लाती हैं, प्लीज़ डैडा आप उन्हें मेरी मामा मत बनाना। यहाँ पे ये बात सुन के वेंची का चेहरा देखने लायक था और वो गुस्सा करते हुए कहती है, आयन मैंने तुम्हें इसलिए चॉकलेट दी थी, मैंने तुम्हें क्या कहा था तुम्हारे डैडा को बोलने के लिए, और तुम क्या बोल रहे हो। फिर आयन उनकी तरफ जीभ दिखाता है और रोशन के सामने रोने लग जाता है कि डैडा देखो टीचर मुझे डांट रही है क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप उनसे शादी कर लो। देखा अगर ये मेरी मामा बनेगी तो सोचो ये मुझे कितना डांटेगी। यहाँ पे विंग तो आयन को गोद में उठा लेता है और कहता है, आयन तुम चिंता मत करो, तुम कहोगे हम उससे शादी करेंगे, और वैसे भी मैं से तो शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाला, कितनी ज़्यादा अनाइंग हो। यहाँ पे तुमसे अच्छा तो मुझे कोई चुड़ैल मिल जाए, मुझसे शादी कर लो। वेंचिंग कहती बस बस बस, तुम तो ऐसा बोल रहे हो जब मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए एक प्रिंस चार्मिंग बिल्कुल हवा से उतर के आएगा और कहेगा, ओ माय लेडी मुझसे शादी कर लो। वही कहता है, हाँ कम से कम वो मुझसे इज्जत से तो बात करेगा, तुम्हारी तरह थोड़ी ना है कि सब पे भड़कती रहती हो, और देखो तो बच्चे को क्या क्या सिखाती रहती हो। मेरे आयन को रुला दिया ना तुमने। वहाँ पे वेंचिंग कहती, हाँ तुम्हारा आयन बड़ा मासूम है। यहाँ पे वही कहता है ही सही, तुमसे तो काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे और भी टीचर्स आ जाती हैं जो विंग से हंसते हुए कहती है, ऐसा लगता है यहाँ पे वेंचिंग फिर से तुमसे फ्लर्ट कर रही थी। विंग कहता, बिल्कुल आप जैसी स्वीट लेडीज़ और कहाँ हो सकती हैं जो मुझसे अच्छे से बात करें, और इसको देखो जो मुझे चुड़ैल से शादी करने को भेज रही है। आपको लगता है मुझे चुड़ैल से शादी करनी चाहिए। यहाँ पे विंग की इतनी क्यूट बातें सुन के वहाँ के और टीचर्स कहते हैं, बिल्कुल नहीं, चुड़ैल ठीक है तुम्हारे दुश्मन। विंग कहता है, उनकी भी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, बेचारे जब से चुड़ैल की ज़िंदगी में आएंगे चुड़ैल अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाएगी, कम से कम उसे तो ढंग से जीने दो। यहाँ पे सब हंसने लगते हैं। आयन अब कहता है, दादा अब मुझे भूख लग रही, चलो ना हम रेस्टोरेंट चलते हैं। वेंचिंग कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम लोग रेस्टोरेंट नहीं जाने वाले। विंग कहता है कि तुम हमारे बीच में क्यों बोल रही हो, हम लोग कहीं पे भी जाए तो मैं क्या। वेंचिंग कहती क्योंकि मैंने खाना बनाया, तुम लोग मेरे घर पे चलो, मेरे यहाँ डिनर करना। आयन और विंग अपनी सोच में गुम हो जाते हैं कि इससे पहले जब वो लोग डिनर पे गए थे तो वो केक नहीं पत्थर था जिसे हथौड़े से तोड़ने पे भी वो टूट नहीं रहा था। अगर किसी के सर पे मारा जाए ना तो बेचारा अपनी याददाश्त ही खो बैठे, और वही तो चुपचाप वहाँ से निकल लेते हैं कि नहीं नहीं इससे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा, इसके हाथ का खाना खा के तो एक डॉक्टर को भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। यहाँ पे रोशन और आयन काफ़ी खुश थे। वही जब पहले का टाइम इमेजिन करता है जहाँ पे वो ढेर सारी पार्ट टाइम जॉब्स करा करता था और रात में स्टडी, जिसके कारण वो अपना अच्छे से टाइम भी आयन को नहीं दे पा रहा था। इसलिए वेंचिंग ने उसकी काफ़ी मदद करी थी आयन को संभालने में, और वो उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंड भी है। यहाँ पे विंग सोचता है कि एक दिन मैं वेंचिंग के सारे एहसान ज़रूर चुका दूंगा, क्योंकि अगर उसे कभी पैसों की हेल्प भी चाहिए होती थी तो वेंचिंग ने उससे अच्छे से हेल्प करी है। वेंचिंग काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे विंग सोच ही रहा था कि वो क्या कर सकता है कि तभी उसके सामने से एक पर्सन को एक गाड़ी ठोकते हुए चली जाती है। अब क्राउड इकट्ठा हो चुका था और आयन भी एक्सीडेंट देख घबरा गया था। उसने विंग को टाइटली हक कर लिया था। विंग वहाँ जाना चाहता था, देखना चाहता था कि किसका एक्सीडेंट हुआ, पर वो अभी आयन को संभाल रहा था। विंग अभी आयन को कंसोल करता है, उसे शांत कहता है, उसे मनाता है ये देखने के लिए कि उसे हेल्प करनी होगी उस पर्सन की जो हर्ट हुआ है। विंग उस प्लेस पर पहुँचता है, तब तक उसे खबर मालूम चलती है कि जो पेशेंट अभी यहाँ पे जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे अब ईलिंग हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए भेज दिया गया है। यहाँ पे अभी एम्बुलेंस उसे लेकर गई है। विंग भी ईलिंग हॉस्पिटल का सबसे बेस्ट डॉक्टर है, इसलिए विंग भी अब वहाँ से अपनी कार में बैठ के आयन के साथ हॉस्पिटल में निकल जाता है। आयन यहाँ पे विंग से कह रहा था, दादा ये उन्हें सच में बहुत ज़्यादा चोट लगी, आयन ने आपको उनके पास ना जाकर गलत किया,
विंग आयन के सर पे हाथ फेरता है और कहता है आयन ऐसा कुछ भी नहीं है, पे आपके दादा है ना तो सबको बचा लेंगे। यहाँ पे विंग अब हॉस्पिटल पहुँचता है जहाँ पे उस पेशेंट्स के साथ आए वाले लोग वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे और वो लोग चिल्ला रहे थे कि अगर इस इंसान को कुछ भी हुआ तो वो छोड़ेंगे नहीं। वो उस पर्सन को बॉस कह रहे थे और कह रहे थे अगर उन्हें किसी डॉक्टर ने ना बचा पाए तो उस डॉक्टर के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली ख़त्म कर देंगे और ऐसी काफ़ी धमकियाँ वो लोग दे रहे थे। वहीं आता है और उनके मुंह पे एक पंच मार देता है और उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देता है। सर हम नहीं जानते ये पर्सन कौन है, पर यहाँ पे वो सिर्फ एक पेशेंट है और डॉक्टर के लिए सारे पेशेंट्स इक्वल होते हैं। तुम्हारे अमीर या फिर गरीब होने से यहाँ पर डॉक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, अगर वो बच सकेगा तो हम बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर तुम यहाँ पे और हमारा टाइम वेस्ट करोगे तो उसके ना बच पाने का कारण सिर्फ तुम ही होगे। तो हटो साइड में और यहाँ पे सबको स्ट्रेस और टेंशन देना बंद करो और चुपचाप जाकर यहाँ के फॉर्म्स भरो। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।